अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मैल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉर्मल डाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल लूमेन अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन इज़ कॉल्ड मैल एब्जॉर्प्शन। यानी ये नॉर्मल उसने पाथवे बता दिया कि इंटेस्टाइनल लूमेन से जो भी फूड है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, उससे फिर पोर्टल सर्कुलेशन में इनएडिक्वेटली ट्रांसपोर्ट हो, सही से ना ट्रांसपोर्ट हो, कोई एक या ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे फूड का, नॉर्मल डाइट का, उसमें से सही से ट्रांसपोर्ट ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि मैल अब्जॉर्प्शन हुई है। ठीक है, तो साइड्स ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनकी डिफरेंट साइट्स होती हैं, विटामिन की, मिनरल अब्जॉर्प्शन की। तो जैसे डुओडेनम है, डुओडेनम में याद रखिएगा कि आयरन अब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और मोनोसेक्राइड्स। जबकि जेजुनम में फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स अब्जॉर्ब होंगे। इलियम में जो है मोनोसेक्राइड्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स तो होंगे, लेकिन फैट सॉल्युबल, यहाँ पे जेजुनम में वाटर सॉल्युबल, और लास्ट पार्ट जो इलियम है इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ADE, और विटामिन B12 एंड कॉन्जुगेटेड बाइल साल्ट्स अब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, इनमें से BCQs भी आते हैं कि कौन सा कोई एक दे देंगे, लाइक B12 जो है कहाँ अब्जॉर्ब होता है। ठीक हो गया। अब इन न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन की जो फिजियोलॉजी है, याद देखिएगा कि 3 फेजेस होते हैं नॉर्मल अब्जॉर्प्शन के। एक होता है ल्यूमिनल फेज़ जिसमें उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और सोल्यूबलाइजेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी वो सोल्यूबलाइज होंगे और हाइड्रोलाइज होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये लूमेन में हो रहा है, उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये ल्यूमिनल फेज़ है। दूसरा जो है म्यूकोजल फेज़, इसमें फर्दर उसका ब्रेकडाउन होगा न्यूट्रिएंट का और वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा। म्यूकोजल फेज़ में ट्रांसपोर्ट फेज़ में जो है वही न्यूट्रिएंट रिमूव होगा इनटू द वास्कुलर या लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फेज़, ल्यूमिनल फेज़, म्यूकोजल फेज़ एंड ट्रांसपोर्ट फेज़। अब इसी फिजियोलॉजी को ये थोड़ा सा डिटेल में बताएगा कि जो इंट्राल्यूमिनल फेज़ होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव फेज़ भी कहलाता है। ठीक है, जो पहला फेज़ था ये डाइजेस्टिव फेज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे डाइट में फैट्स हैं, डाइटरी फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये लूमेन के ही अंदर हाइड्रोलाइज होते हैं और सॉल्युबलाइज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंड बिलियरी सिक्रीशंस। वो इनको बाइल से और पैनक्रियास से सिक्रीशंस आएंगे, वो सोल्यूबलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। फैट ब्रोकन डाउन होंगे पैनक्रियाटिक लाइपेज की मदद से इनटू द मोनोग्लाइसराइड्स एंड फैटी एसिड्स, और ये फिर माइसेल्स बना देंगे विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट। हमें पता है ना, ये पूरी फिजियोलॉजी हम फर्स्ट ईयर MBBS से पढ़ते आ रहे हैं। फिर माइसेल्स बनते हैं बाइल साल्ट्स की मदद से। अब ये माइसेल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सोल्यूबलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन, यानी ADE की एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी होते हैं, उसको हेल्प करते हैं। फिर आती है बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे लूमेन में पैनक्रियाटिक प्रोटीएज की मदद से हाइड्रोलाइज होंगे इनटू डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी डिग्रेड होंगे इनटू ओलिगोसेक्राइड्स और डायसेक्राइड्स बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अगर किसी को पेशेंट को पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है ड्यू टू क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, रेस्पो में हमने पढ़ा था उसमें भी होती है, और पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से उसको इनसफिशिएंसी है, या फिर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से, तो उसकी वजह से मैल एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, बाइल साल्ट की कंसनट्रेशन अगर कम होगी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज़, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गई है बाइल साल्ट्स में, डीकॉन्जुगेशन या डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन हो सकती है ड्यू टू इलियल डिजीज़ सच एज क्रोहन्स डिजीज़। ठीक है, तो या तो इन डिजीज़ की वजह से बाइल साल्ट की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो सकती है, या फिर बाइल साल्ट्स की डीकॉन्जुगेशन या उनकी डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन होगी किसी इलियल डिजीज़ लाइक क्रोहन डिजीज़ की वजह से, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, या डीकॉन्जुगेट नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ इंट्राल्यूमिनल फेज़ यानी डाइजेस्टिव फेज़। ठीक है, लूमेन में जो हाइड्रोलाइसिस और सोल्यूबलाइजेशन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की। अच्छा जी, अब इंट्राल्यूमिनल फेज़ के बाद यानी डाइजेस्टिव फेज़ के बाद दूसरा आता है म्यूकोजल फेज़। ठीक है, म्यूकोजल फेज़ में हमने पढ़ा कि फर्दर न्यूट्रिएंट्स का जो है ब्रेकडाउन म्यूकोजल फेज़ में होता है और वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो म्यूकोजल इम्पेयरमेंट जो है मोस्ट कॉमन कॉज बनती है मैल एब्जॉर्प्शन का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है मैल एब्जॉर्प्शन का जो कॉज बनती है। ठीक है, म्यूकोजल फेज़ को
सफिशेंट सरफेस एरिया चाहिए होता है, जो इंटेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है वो चाहिए होती है, उसका बहुत सारा सरफेस एरिया सफिशेंट। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाइसेक्राइड्स और डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस के लिए, ये एंजाइम बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो मेल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की हो सकती है जब डेफिशिएंसी हो जाए आइसोलेटेड ब्रश बॉर्डर एंजाइम की, जस्ट लाइक लैक्टेज की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ठीक है, तो उससे मेल एब्जॉर्प्शन होगी। म्यूकोज़ा खुद भी जो है इम्पेयर हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ से। कौन सी डिजीज़? जैसे सीलिएक डिजीज़ हो गई, क्रोहन्स डिजीज़, ठीक है। तो म्यूकोजल फेज़ में ये वाली डिजीज़ और इस तरह की मेल एब्जॉर्प्शन आती है। थर्ड जो है ट्रांसपोर्ट फेज़, उसमें हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट्स का रिमूवल होता है इनटू द वास्कुलर एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो यहाँ भी कह रहा है कि अब्जॉर्प्शन के बाद जब न्यूट्रिएंट्स लीव करते हैं सेल को थ्रू द वास्कुलर और लिम्फेटिक सर्कुलेशन, तो उनको इंटैक्ट लिम्फेटिक चाहिए होती है ताकि वो आगे जा सके, ठीक है। सेल से फिर उनको लिम्फेटिक में जाना होता है। तो अगर लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर अब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाएगी काइलोमाइक्रोन्स की और लाइपोप्रोटीन्स की। तो उसके नतीजे में क्या होगा? स्टीटोरिया हो गया, मेल एब्जॉर्प्शन, स्टीटोरिया। नेक्स्ट अब ये चार्ट बना हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन टेबल बना हुआ है, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की गई है। पहले तो है डिसऑर्डर्स ऑफ इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन, इसमें आते हैं पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ बाइल एसिड्स अगर हो, या अनकोऑर्डिनेटेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो। तो ये सारी इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन के डिसऑर्डर हैं, ज़्यादातर ये 3 मेजर कॉजेज़ हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी क्यों हुई है? या तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्सिनोमा ऑफ द पैनक्रियास की वजह से, इनसे पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होगी और इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन का डिसऑर्डर होगा, ठीक है। फिर डेफिशिएंसी अगर बाइल एसिड्स की हो तो क्या होगा? इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो है बाइल एसिड्स की वो इंटरप्ट होगी ड्यू टू रिसेक्शन या डिजीज़ ऑफ द टर्मिनल इलियम। उस इलियम में जो है कोई मसला है टर्मिनल इलियम में, या उसकी रिसेक्शन हो गई है जिसकी वजह से इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन नहीं हो रही, इंटरप्ट हो गई है, बाइल एसिड्स दोबारा रीसर्कुलेट करते हैं ना, वो इंटरप्ट हुआ है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की कोलोनाइजेशन हो गई है बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से हमारे जो बाइल एसिड्स हैं वो डीकॉन्जुगेट हो रहे हैं, उन बैक्टीरिया की वजह से उनकी डीकॉन्जुगेशन हो रही है, जिसके नतीजे में उनकी एफिशिएंसी उनकी और रिड्यूस हो रही है बाइल एसिड्स की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम। स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम या बाइल लूप सिंड्रोम या स्टेसिस सिंड्रोम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें फूड जो है नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्शन से मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होती है और न्यूट्रिएंट्स की मेल एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो उसमें फूड रह रहा है ना, तो उसकी वजह से कॉलोनाइज कर दिया है इंटेस्टाइन को बैक्टीरिया ने, तो वो बैक्टीरिया उस बाइल एसिड को डीकॉन्जुगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस बाइल एसिड की एफिशिएंसी कम हो रही है। तो ये भी एक कॉज बनता है मेल एब्जॉर्प्शन का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बाइल एसिड्स, और ये इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन में डिसऑर्डर है, ठीक है। थर्ड जो इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन का डिसऑर्डर है वो है अनकोऑर्डिनेटेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी जो गैस्ट्रिक काइम है बहुत जल्दी इंटेस्टाइन से मूव कर जाए, क्विकली डिलीवर हो जाए। वो किसमें? गैस्ट्रोएंटेरोस्टमी में या पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में होता है। गैस्ट्रोएंटेरोस्टमी जिसमें हम नया एनास्टोमोसिस बना देते हैं स्टमक का स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ डायरेक्टली, जो है जेजुनम या डुओडेनम के साथ नया कनेक्शन अगर बना दें। ज़्यादातर हम ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए या डुओडेनम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए करते हैं। तो उसमें एक तो ये जल्दी डिलीवर हो जाता है फूड इंटेस्टाइन में, और दूसरा पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में भी, उसमें भी हम कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं म्यूकोजल फेज़ के डिसऑर्डर्स। म्यूकोजल फेज़ में म्यूकोज़ा का जो मसला हो रहा था, तो उसमें या तो जनरलाइज्ड म्यूकोजल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी या स्पेसिफिक जो है सब्सटेंसेस की मेल एब्जॉर्प्शन। तो जनरलाइज्ड म्यूकोजल एबनॉर्मलिटी क्या है उसमें? यानी म्यूकोज़ा ही एबनॉर्मल है हिस्टोलॉजिकली, जिसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो उसमें एक तो सीलिएक डिजीज़ में म्यूकोज़ा ख़राब हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में, ट्रॉपिकल स्प्रू, लिम्फोमा, रेडिएशन इंटराइटिस, रेडिएशन की वजह से भी डैमेज हो जाता है म्यूकोज़ा। इसी तरह विपल डिजीज़, ये सारी डिजीज़ हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। बस ये याद रखिएगा कि जनरलाइज्ड म्यूकोजल एबनॉर्मलिटी होती है इनमें, तो उसकी वजह से ये म्यूकोजल फेज़ में डिसऑर्डर करवाती हैं और मेल एब्जॉर्प्शन करवाती हैं। दूसरा इसमें मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, जैसे म्यूकोज़ा नॉर्मल है हिस्टोलॉजिकली, ये दूसरा सिनेरियो है, वहाँ एबनॉर्मल था, यहाँ हिस्टोलॉजिकली नॉर्मल है,
तो फिर क्यों हो रही है? जैसे लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया। थर्ड आता है हमारे ट्रांसपोर्ट फेज़ के डिसऑर्डर, जैसे वास्कुलर और लिम्फेटिक, या तो वास्कुलाइटिस है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो अब आगे जो है नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा न्यूट्रिएंट, या लिम्फेटिक में लिम्फेंजेक्टेसिस या इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। लिम्फेंजेक्टेजिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्वॉलन हो जाते हैं लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन या इंजरी, तो वो स्वॉलन हो जाते हैं, तो फैट्स और प्रोटीन्स जो है ना अब्जॉर्ब नहीं हो पाते इस लिम्फेंजेक्टेजिया में। या फिर ये होगा या इन्फिल्ट्रेशन होगी लिम्फेटिक की, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट का मसला होगा। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। मैल एब्जॉर्प्शन वाला पेशेंट आपके पास क्या क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करेगा? उसको डायरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरिया होगा उसको, और स्टीटोरिया यानी फैटी स्टूल होगा, जो टॉयलेट बाउल में तैर रहा होगा स्टूल, ये कंप्लेन होगी। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन होगा, डिस्टेंशन और लॉस ऑफ वेट। स्पेसिफिक जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है ना अब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से, उसको आयरन की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मल्टीविटामिन और एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये पूरा जो है उसकी जो डिस्टर्ब हो गई है एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की, और डायरिया भी हो रहा है ऊपर से स्टीटोरिया, तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, उन सब की हमें डेफिशिएंसी मिलेगी पेशेंट में। जैसे अगर नीचे न्यूट्रिएंट्स हैं और उनकी मेल एब्जॉर्प्शन गिवन है, अगर फैट पेशेंट के अब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो उसको स्टीटोरिया होगा और उसका वेट लॉस हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया होगा। डिस्पेप्सिया यानी इंडाइजेशन और जो अकम्पनीड हो बाय एक्सेसिव गैस या फ्लैचुलेंस। ठीक है, ऐसी इंडाइजेशन, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगी। प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो वेस्टिंग होगी, इडीमा होगा। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से पेशेंट को मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होगी और ग्लोसाइटिस। विटामिन B12 अब्जॉर्ब ना हो तो मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ग्लोसाइटिस, मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विटामिन B कॉम्प्लेक्स से डर्माटाइटिस, पोलीन्यूराइटिस। विटामिन C अब्जॉर्ब ना हो तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वोंड हीलिंग कम हो जाएगी। विटामिन A से डेफिशिएंसी है तो फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस हो जाता है। ये एक ऐसी कॉमन कंडीशन है स्किन की जिसमें छोटे छोटे रफ बम्प्स या पेप्यूल्स बन जाते हैं हेयर फॉलिकल्स के अराउंड। ठीक है, ये अपर आर्म, बैक, थाई, बटक्स, यहाँ पे इसको बम्प स्लाइड से बम्प बन जाते हैं, गूज फ्लैश अपीयरेंस जैसे कहें, तो विटामिन A डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा ज़ीरोफ्थैल्मिया जो आइज़ की डिजीज़ है जिसमें ड्राई आइज़ हो जाती हैं लैक ऑफ टीयर्स की वजह से, और ये टीयर्स क्यों नहीं है? प्राइमरीली विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, इसी तरह विटामिन D और कैल्शियम अब्जॉर्ब ना हो तो ऑस्टियोमलेशिया और टेटनी होगी। विटामिन K ना होने से परप्यूरा, हेमरेजेस होंगे, स्किन पर परप्यूरा बनेंगे। ठीक है, पर्पलिश। आयरन ना होगा तो अनीमिया, सोडियम नहीं होगा तो मस्कुलर वीकनेस और क्रैम्प्स होंगे। पोटेशियम ना होने से एरिथमियाज होंगी, फ्लैसिडिटी होगी, और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है मेल एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसीलिए क्लिनिकल असेसमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी होती है कि हम परफॉर्म करें। इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं पहले। ठीक है, तो वही फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले फैट फीकल एनालिसिस। देखिए, फैट फीकल एनालिसिस में जो स्टीटोरिया हो रहा है पेशेंट को, फैट इन द स्टूल, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये इसेंशियल होता है इन एनी असेसमेंट ऑफ मेल डाइजेशन और मेल एब्जॉर्प्शन। कोई भी अगर पेशेंट को मेल एब्जॉर्प्शन या मेल डाइजेशन है तो हमने ज़रूर पहले स्टीटोरिया चेक करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो हम फैट फीकल एनालिसिस से करते हैं। तो इसके फॉलोइंग 2 मेथड होते हैं और इजी होते हैं जिससे हम स्टीटोरिया को कंफर्म करें। एक होता है सुडान 3 स्टेन्ड स्टूल स्मीयर, दूसरा है क्वांटिटेटिव फीकल फैट। जो सुडान 3 स्टेन्ड स्टूल स्मीयर है ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है जिसमें स्टूल को हमने सुडान स्टेन किया है और स्मीयर बना के, और उसमें फिर हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टूल में फ़ैट देखते हैं। ठीक है, सुडान 3 स्टेन्ड स्टूल स्मीयर। क्वांटिटेटिव फीकल फैट ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है स्टीटोरिया को कंफर्म करने के लिए। इसमें हमने स्टूल को 3 कंसेक्यूटिव दिन तक पेशेंट का कलेक्ट किया, जबकि पेशेंट जो है वो कौन सी डाइट पर होगा, 80 to 100 ग्राम फैट पर डे वो रोज़ाना खा रहा होगा, और 3 कंसेक्यूटिव डे हम उसका ले रहे हैं सैंपल।
ठीक है। और स्पेसिमेन फिर हम फ़ैट कंटेंट के लिए एनालाइज करेंगे। फ़ैट की एक्सक्रीशन उसमें अगर मोर देन 6 ग्राम हो, वो खा रहा है 80 to 100 ग्राम, फ़ैट की एक्सक्रीशन अगर 6 ग्राम से ज़्यादा हो रही है रोज़ाना, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसको फ़ैट की मैल एब्जॉर्प्शन है, यानी स्टीटोरिया है। लेकिन हाउएवर ये टेस्ट ये इंडिकेट नहीं करता कि इस स्टीटोरिया का कॉज क्या है, ठीक है। तो ये 2 फीकल फ़ैट एनालिसिस हो गई। इसके बाद अगला है ज़ाइलोज़ एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन टेस्ट, ठीक है। ज़ाइलोज़ एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन टेस्ट, जब फ़ैट की मेल एब्जॉर्प्शन आपको डेमोन्स्ट्रेट हो गई क्वांटिटेटिव फीकल फ़ैट टेस्ट के ज़रिए, यानी आपको मोर देन 6 ग्राम फ़ैट मिला पर 24 आवर्स में, तो फिर आप ये ज़ाइलोज़ एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसमें आपने पेशेंट को 25 ग्राम डी ज़ाइलोज़ खिलाना होता है, इंजेस्ट करवाना होता है, और उसका यूरिन जो है सैंपल वो कलेक्ट करेंगे अगले 5 घंटों के लिए, ठीक है। जो हेल्दी सब्जेक्ट्स होंगे जिनको कोई डिजीज़ नहीं है, तो नॉर्मली वो मोर देन 4.5 ग्राम ऑफ डी ज़ाइलोज़ 5 घंटों में एक्सक्रीट करेंगे यूरिन में, ठीक है। हमने 25 ग्राम खिलाया, वो मोर देन 4.5 ग्राम एक्सक्रीट करेंगे। तो ये जो टेस्ट रिफ्लेक्ट करता है परमिएबिलिटी और सरफेस एरिया म्यूकोज़ा का, जो सर्व कर रहा है एज ए इंडिकेटर ऑफ म्यूकोजल इंटेग्रिटी, ठीक है। म्यूकोजल फेज़ को हम देख रहे हैं, इसमें म्यूकोज़ा की इंटेग्रिटी देख रहे हैं कि वो ऑब्जॉर्व कर पा रहा है, इतना परमिएबल है, उसका सरफेस एरिया अच्छा है। अगर अच्छा होगा तो वो ऑब्जॉर्व करेगा ज़ाइलोज़ को और यूरिन में आएगा, मोर देन 4.5 ग्राम आएगा, ठीक है। नॉर्मल ज़ाइलोज़ टेस्ट रूल आउट करता है डिफ्यूज़ म्यूकोजल डिजीज़। अब म्यूकोजल डिजीज़ इससे हमारी रूल आउट हो जाती है। ज़ाइलोज़ टेस्ट का मेन मकसद ही म्यूकोजल फेज़ के जो डिसऑर्डर है उनको रूल आउट करना है, अगर ये हमें नॉर्मल मिलता है, और सजेस्ट करता है कि पेशेंट का जो डिसऑर्डर है वो डाइजेस्टिव है, यानी वो इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन में कोई ना कोई मसला है, क्योंकि म्यूकोजल फेज़ वाला सही है बिल्कुल, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो डाइजेशन में कौन से थे, हमारी पैनक्रियाटिक या बाइल साल्ट की डेफिशिएंसी थी ना, तो उसमें कोई मसला है। तो ये ज़ाइलोज़ एब्सॉर्प्शन टेस्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। फिर हमने उसके स्पेसिफिक टेस्ट करने होते हैं, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है तो उसके अलग, बाइल साल्ट डेफिशिएंसी है तो उसके अलग हम वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो रूल आउट पहले हम इससे करेंगे। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी। अब बायोप्सी हम एंडोस्कोप पास करके उसकी मदद से डुओडेनम में से ले लेते हैं यूजिंग द लार्ज फॉरसेप्स। स्मेयर ऑफ जेजिनल जूस, जेजिनम से थोड़ा सा जूस लेके उसका स्मेयर बनाते हैं, या फिर म्यूकोजल इम्प्रेशन बनाएंगे, तो वो हमें हेल्प करता है टू डायग्नोज जार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। जार्डिया का इन्फेक्शन जो होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है ना, पैरासाइटिक डिजीज़ होती है, तो वो इससे हमें डोडेनल जूस स्मेयर से या म्यूकोजल इम्प्रेशन से हमें पता चलेगा जब हम बायोप्सी करेंगे। अब ये टेबल बना हुआ है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी की सिग्निफिकेंस लिखी है मैल एब्जॉर्प्शन में, जो हम कर रहे हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, बायोप्सी की एक तो डायग्नोस्टिक वैल्यू है डिफ्यूज़ लेजन्स के लिए। डिफ्यूज़ लेजन्स कैसी, विपल डिजीज़ में ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ए गामा ग्लोबिनीमिया, ठीक है। विपल डिजीज़, सारी डिजीज़ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की ये जो डिफ्यूज़ लेजन है ना, इनमें बायोप्सी हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए विपल डिजीज़ में जो है क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, तो हमें माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा बायोप्सी में, एक्सपेंडेड विलाय होंगे, उनमें मैक्रोफेजेस होंगे जो पीएस स्टेन से पॉजिटिवली स्टेन हो पाएंगे, ठीक है। इसी तरह ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, इसकी हम बायोप्सी करते हैं ताकि हम लिपिड की एक्यूमुलेशन टिश्यूज़ में असेस कर सकें, जो कि इसमें फ़ीचर होता है इस डिज़ीज़ में, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में। गामा ग्लोबिनीमिया, इनमें भी हम बायोप्सी लेते हैं ताकि हमें एबनॉर्मल प्रोटीन की प्रेजेंस हम असेस कर सकें, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है अगर टिश्यू में है तो वो भी हमें पता चल जाएंगी। तो ये बायोप्सी के ज़रिए पता चल रहा है ना, तो ये सारी डिफ्यूज़ लेजन एक तो पता चलती हैं। दूसरा, पैची लेजन्स के लिए बायोप्सी होती है। बायोप्सी उनके लिए भी डायग्नोस्टिक है। कैसी पैची लेजन्स, लाइक इंटेस्टाइनल लिम्फोमा है, लिम्फेंजेक्टेजिया, जो मैंने आपको बताया, सोलन जो है विलाय हो जाता, लेक्टिल्स हो जाती हैं लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या कंजेनिटली, तो वो भी इसमें पैची बायोप्सी से, पैची डिजीज़ है तो हमें डायग्नोज हो जाएगी बायोप्सी से। इसी तरह अमाइलोइडोसिस, क्रोहन्स डिजीज़, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन अगर हुई है तो ये बायोप्सी से पता चलेगा। थर्ड जो है, बायोप्सी एबनॉर्मल है लेकिन वो डायग्नोस्टिक नहीं है। कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें वो एबनॉर्मल होती है पर हम डायग्नोसिस कोई नहीं बना पाते, वो सीलिक डिजीज़ है, ट्रॉपिकल स्प्रू, B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, स्क्लेरोडर्मा और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। उसके बाद अगली इन्वेस्टिगेशन है स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू,
SBFT इसको बोला जाता है, ठीक है, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। इसमें क्या होता है, ये फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ना विजुलाइज करते हैं। पेशेंट को पहले हमने एक लिक्विड कॉन्ट्रास्ट एजेंट खिलाना होता है, फिर हम फ्लोरोस्कोपी के लिए जैसे बेरियम हो गया या वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट, फिर हम उसको फ्लोरोस्कोपी के लिए इवेल्युएट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, बाउल को, उसकी पेरिस्टालसिस होगी, डायमीटर, कोई फिलिंग डिफेक्ट है, एबनॉर्मल डिले है पैसेज में, ठीक है, या कोई डिसऑर्डर जैसे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रोहन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्यूमर, इंटूससेप्शन, ये सारी हमने इसमें पता चलती हैं स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। तो यही कह रहा है कि बेरियम स्टडीज़ हेल्पफुल होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रॉस एनाटॉमिकल डिफेक्ट अगर हैं, लाइक डायवर्टिकुलर स्ट्रक्चर, लिम्फोमा, क्रोहन डिजीज़, ठीक है, डिफेक्ट एनाटॉमिकल, या फोल्ड्स की डायलेशन हो गई है, अ चेंज्ड फोल्ड पैटर्न में सजेस्ट मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो फोल्ड्स होते हैं ना नॉर्मली, उनका पैटर्न अगर चेंज हो जाता है तो हमें मैल एब्जॉर्प्शन की तरफ इशारा होता है, ठीक है, अगर वो फोल्ड्स डायलेट हो जाए या उनका पैटर्न चेंज हो जाए। उसके बाद एक्सरे एब्डोमेन एंड चेस्ट, ये भी इन्वेस्टिगेशन है मैल एब्जॉर्प्शन में। प्लेन एक्सरे हम एब्डोमेन का कराते हैं तो उसमें हमें पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशंस जो हैं शो होती हैं ड्यू टू क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। और चेस्ट एक्सरे चेस्ट का जब कराएंगे तो उसमें हमें पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है जो कि खुद भी एक मैल एब्जॉर्प्शन का कॉज है। तो यानी एक्सरे भी हेल्पफुल है चेस्ट और एब्डोमेन का फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मैल एब्जॉर्प्शन। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ये क्या होता है, ये टेस्ट भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि भाई बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होती है ल्यूमिनल कंपाउंड्स की, तो उससे कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं जो हम फिर ब्रेथ में मेजर करते हैं पेशेंट के ब्रेथ में, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जब डाइजेस्ट करेंगे तो गैसेस रिलीज़ होंगी ना, वो गैसेस हम मेजर करेंगे। तो अगर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है किसी के इंटेस्टाइन्स में तो हम उनको ओरली ग्लूकोज फर्मेंट्स इंजेस्ट करवाएंगे, खिलाएंगे इन द स्मॉल बाउल। वो स्मॉल बाउल में जाके इंस्टेड ऑफ बीइंग अब्सॉर्ब्ड वो इंक्रीज ब्रेथ हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है, जो हमने उसको ग्लूकोज फर्मेंट खिलाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो इंस्टेड जो हमने उसको ग्लूकोज खिलाया वो फर्मेंट हो गया, ठीक है, स्मॉल बाउल में, और उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हमें ब्रेथ हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन की। उसके बाद ये छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी इन मैल एब्जॉर्प्शन के बारे में इसने लिखा है कि सीलिएक डिजीज़ जब हम उसमें जब बायोप्सी करवाते हैं तो सब टोटल विलस एट्रोफी हमें मिलती है, यानी जो विलाए होते हैं ना वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, ठीक है, उनका सरफेस एरिया जो है कम हो जाता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं कर रहे। दूसरा क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, क्रिप्ट्स जो हैं जो विलाए के दरमियान की ग्लैंड्स होते हैं एट द बेस ऑफ विलाए, ग्लैंड बने होते हैं ना नीचे, तो उसको क्रिप्ट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं और इन लार्ज हमें मिलेंगे अगर सीलिएक डिजीज़ होगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो विलस एट्रोफी हुई है ना उसके रिस्पॉन्स में एक कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होता है कि मतलब क्रिप्ट्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ सेल टर्नओवर की वजह से, उस एट्रोफी के कंपनसेट करने के लिए ये हाइपरप्लेजिया होता है। और उसमें हमें क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे लेमिना प्रोप्रिया में, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स है ना, ये हमें लेमिना प्रोप्रिया में मिलेंगे। और इसके अलावा इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो ये सीलिएक डिजीज़ में ऐसी फाइंडिंग्स मिलेंगी बायोप्सी में। ट्रॉपिकल स्प्रू में पार्शियल विलस एट्रोफी होगी लेकिन वो जेजिनल म्यूकोज़ा में होगी, ठीक है, जो जेजिनल म्यूकोज़ा है वहाँ पर। इसके अलावा विपल डिजीज़, इसमें भी सब टोटल विलस एट्रोफी ही होगी जिसमें हमें PAS पॉजिटिव यानी पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पॉजिटिव फोमी मैक्रोफेजेस मिलेंगे। इस तरह के अगर मैक्रोफेजेस मिलेंगे तो जियार्डियासिस में आपको क्या मिलेगा बायोप्सी में, विलस एट्रोफी ही होगी, साथ में ऑर्गेनिज्म जो है जियार्डिया लैम्बलिया वो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेजिया, अगर ये आपको डायग्नोस होगी तो उसमें आपको बायोप्सी में जो लिम्फेटिक्स है ना वो डायलेटेड नज़र आएंगे और लो सीरम सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स होंगे, यानी पेशेंट को लिम्फोपीनिया होगा, यानी लिम्फेटिक वेसल्स तो डायलेटेड होंगी, वो जो लेक्टिल है उसके अंदर फ्लूइड होगा वो डायलेटेड होगी, और इन्फ्लामेशन का कोई मार्कर ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है, म्यूकोजा सब नॉर्मल होगा, उसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। लेकिन सीरम में पेशेंट को जो है लो सीरम सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स होंगे, लिम्फोपीनिया होगा, ठीक हो गया। ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी फाइंडिंग्स हैं जो हमें मैल एब्जॉर्प्शन में मिलती हैं। तो हम इन्वेस्टिगेशंस को ही कंटिन्यू करते हैं जो हम करवाते हैं मैल एब्जॉर्प्शन को डायग्नोस करने के लिए। हमने प्रीवियस जो पेज है उस पर डिस्कस किया, फीकल फैट एनालिसिस कर रहे थे जिसमें सूडान 3 स्टेन्ड स्टूल स्मेयर और क्वांटिटेटिव फीकल फैट था। फिर हमने जाइलोज एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन टेस्ट किया
जिसमें डीज़ैलुलोज खिला रहे थे हम पेशेंट को और ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइनल बायोप्सी हमने पढ़ी, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू, ठीक है, जो बेरियम स्टडी है, एक्सरे एब्डोमेन चेस्ट, फिर हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट डिस्कस किया। अब आता है हमारे पास विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन टेस्ट, जो शिलिंग टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल ऐसी है, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए 7 स्टेप्स हमने करवाने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक तो B12 जो है आर प्रोटीन जो हमारे सलाइवा में होता है उसके साथ बाइंड करता है। डुओडेनम के अंदर हमारे पैनक्रियाटिक प्रोटीएज इसको हाइड्रोलाइज करेंगे इस आर प्रोटीन को और डुओडेनम में, और विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर देंगे, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो पैराइटल सेल्स से आया है, ठीक है। यानी प्रोटीएज डुओडेनम में पैनक्रियाटिक प्रोटीएज ने आर बाइंडर को विटामिन B12 से अलग कर दिया। अब विटामिन B12 उस इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड कर जाएगा। अब B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स है, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो डिस्टल इलियम पर मौजूद है, अब वहाँ जाएगा। डिस्टल इलियम के इंटेरोसाइड्स पे उन रिसेप्टर्स की मदद से अब्जॉर्ब होगा ये कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए अगर मैल एब्जॉर्प्शन है तो वो या तो पैनक्रियाटिक डिजीज़ की वजह से होगी कि वो प्रोटीएज ही रिलीज़ नहीं हुए जिसकी वजह से इसकी मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है B12 की, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी, या बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होगी जस्ट लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो B12 को खुद खाते हैं, और या फिर कोई इलियल डिजीज़ होगी, ठीक है। सो सारा पाथवे इसमें कहीं ना कहीं पे डिजीज़ होगी, तो उसको हम इस टेस्ट से डायग्नोज करते हैं, शिलिंग टेस्ट से। प्रोसीजर में 3 फेज़ होते हैं। पहले फ़ेज़ 1 है, पेशेंट को हमने मसल में इंट्रामस्कुलर B12 का इंजेक्शन लगाना है 1 मिलीग्राम, ताकि उसके जो हेपेटिक स्टोरेज है वो सैचुरेट हो जाए, ठीक है। पेशेंट को फिर हम B12 जो है एक रेडियो लेबल्ड B12 खिलाएंगे, वो हमने इंट्रामस्कुलर लगाया, सारे हेपेटिक स्टोरेज सैचुरेट हो गई। अब हमने रेडियो लेबल्ड B12 उसको खिलाया। यूरिन उसका 24 आवर्स में कलेक्ट करेंगे। नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो हैं मोर देन 10% रेडियो एक्टिव जो लेबल्ड B12 है उसका 10% डोज यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं नॉर्मली। फ़ेज़ 2 क्या है, अगर ये ऊपर वाला टेस्ट हमें एबनॉर्मल मिला तो हम यही टेस्ट रिपीट करेंगे, जबकि हम पेशेंट को B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी देंगे। यानी पहले जो हमने फ़ेज़ 1 किया, अगर उसमें हमें यूरिन में ज़्यादा मिला B12 तो इसका मतलब है बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही B12 को, जिसकी वजह से वो मैल अब्जॉर्प्शन हो रही है और यूरिन में ज़्यादा आ रहा है। तो फ़ेज़ 2 में अब हम वही टेस्ट रिपीट करेंगे, लेकिन उसके साथ अब हम इंट्रिंसिक फैक्टर देंगे पेशेंट को, ताकि इससे हमें ये पता चलेगा अगर वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसकी मैल अब्जॉर्प्शन हुई है, तो क्या वो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से तो नहीं हुई, तो हम खुद उसको इंट्रिंसिक फैक्टर दे रहे हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, अगर अब एक्सक्रीशन उसकी नॉर्मल आ रही है, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ दिया तो सही नॉर्मली ऑब्जर्व हो चुका, तो मतलब है पेशेंट को इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है और उसको हम कहते हैं पर्निशियस अनीमिया, ये हमारी डायग्नोसिस होगी। लेकिन अगर अभी भी इस एक्सक्रीशन एबनॉर्मल है, ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है B12, तो मतलब कि टर्मिनल इलियम में कोई अब्जॉर्प्शन का मसला है या बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ का मसला है, ठीक है। टर्मिनल इलियम में कोई इशू है या बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। फिर थर्ड फेज़ में हम अब एंटीबायोटिक देते हैं उन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के लिए। फिर अगर एक्सक्रीशन फिर भी एबनॉर्मल है तो फिर डायग्नोस होती है कोई ना कोई इलियल डिजीज़ है B12 की अब्जॉर्प्शन में, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब नहीं होने दे रही, कोई इलियल डिजीज़। तो ये 3 फेजेस होते हैं, बहुत इजी होता है ये शिलिंग टेस्ट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वाइवा में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब जो है यहाँ पर सारी हमारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हुई मैल एब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट जो है डायग्नोस्टिक अप्रोच है कि कैसे आप जो है डायग्नोस्टिक अप्रोच करोगे मैल एब्जॉर्प्शन वाले पेशेंट की। सबसे पहले तो आप हमेशा हिस्ट्री लेते हो, तो आपने पेशेंट के सिम्टम्स उसमें पूछने हैं कि आपको डायरिया हो रहा है या स्टीटोरिया है। स्टीटोरिया पे आप पूछोगे कि आपको कैसे पता चला, फाउल स्मेलिंग स्टूल है और वो टॉयलेट बाउल में तैरता है, लाइट वेट स्टूल होता है ग्रीजी, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं हुआ, बोन पेन तो नहीं है, ठीक है, विटामिन D और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से बोन पेन। तो फिर आप जब एग्जामिनेशन करोगे ना, उसमें आपने देखना है कि इसको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं, आपको लग रही है कोई साइंस जो सारे हमने टेबल में पढ़े पीछे, जैसे अनीमिया या जनरलाइज्ड वीकनेस, ब्रूजेस तो नहीं है, ठीक है, और ग्लोसाइटस, न्यूरोपैथी, पीडल इडीमा, वो सारा आप पिछला टेबल जब याद करोगे कि किस न्यूट्रिएंट से क्या डेफिशिएंसी हो रही है, क्या सिम्टम हो रहा है, तो ही आप एग्जामिनेशन में वो देख पाओगे, वो आपको साइंस फिर मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से याद रखना है। फिर इन्वेस्टिगेशन जब आप करवाओगे ना, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं आजकल, तो रेशनल यूज़ ऑफ दीज टेस्ट इज़ नेसेसरी इन एवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट विद सस्पेक्टेड मैल एब्जॉर्प्शन।
सबसे पहले हम मैल एब्जॉर्प्शन को कंफर्म करने वाली इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। वो कौन सी हैं? जैसे ब्लड सीपी करवाएंगे, अनीमिया पता लगेगा। माइक्रो एमसीवी लो मिला तो मतलब आयरन डेफिशिएंसी वाली है। अगर हाई एमसीवी मिला तो वो अनीमिया फॉलिक एसिड या B12 की डेफिशिएंसी की है, जिसको मेगैलोब्लास्टिक कहते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन लो मिल रहा है, ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन में हमें मिलता है। सीरम कैल्शियम भी लो मिलता है। पीटी इसका हाई होता है पेशेंट का, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसका ज़्यादा क्यों होता है, यानी ब्लड क्लॉट होने को ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी में, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है ना विटामिन के, तो उसकी डेफिशिएंसी में पीटी प्रोलॉन्ग हो रही है, तो वो हमें ज़्यादा मिलेगी। सीरम कोलेस्ट्रॉल हमें लो मिल सकता है क्योंकि फैट अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो सीरम में लो है, तो ये मेल एब्जॉर्प्शन को कंफर्म करेंगे। फिर हम उस मेल एब्जॉर्प्शन का कॉज ढूंढने वाली इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो 72 आवर फीकल फैट मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर है फीकल फैट जो है टेस्ट नॉर्मल आया है, कोई उसको स्टीटोरिया नहीं हो रहा, तो फिर आप क्रोनिक डायरिया का कोई और कॉज ढूंढने की कोशिश करोगे। मेल एब्जॉर्प्शन में डायरिया तो मस्ट है ना, तो उसका फिर कोई और कॉज आप ढूंढोगे। एबनॉर्मल अगर आया तो फिर मैंने आपको बताया था ना, फीकल फैट अगर एबनॉर्मल आता है तो सेकंड स्टेप हमारा जाइलुलोज टेस्ट होता है, तो आप डी जाइलुलोज टेस्ट करोगे, डी जाइलोज टेस्ट, और स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू, ठीक है, जो बेरियम स्टडीज़ होती हैं फ्लोरोसेंस के जरिए आप करते हो, किसी भी पैथोलॉजी को इंटेस्टाइन या जीआईटी की डायग्नोस करते हैं हम, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। तो डी जाइलोज टेस्ट अगर आपको नॉर्मल मिला, ठीक है, तो मतलब पैनक्रियाटिक डेफिशिएंसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर नॉर्मल मिलता है डी जाइलोज तो मतलब आपका जो म्यूकोजल डिजीज़ है वो रूल आउट हो गया कि म्यूकोजा में कोई मसला नहीं है, म्यूकोजल फेज़ में अब्जॉर्प्शन का कोई मसला नहीं है। एक्चुअली मसला उस इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन में है, ठीक है। जाइलोज का लफ्ज़ आए आपको म्यूकोजल डिजीज़ आना चाहिए कि अब नॉर्मल है तो म्यूकोजा में मसला नहीं है, ठीक है। तो अब इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन का मसला है, उसमें क्या मसले थे? एक तो पैनक्रियाटिक था, दूसरा बाइल का था, तो इसका मतलब है पैनक्रियाटिक डेफिशिएंसी है। अगर आपको डी जाइलोज नॉर्मल मिल रहा है, म्यूकोजा रूल आउट हो गया, अब ये इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन का मसला यानी पैनक्रियाटिक डेफिशिएंसी है, तो अब आप पैनक्रियाटिक फंक्शन वाले टेस्ट परफॉर्म करवाओगे, जैसे स्टूल और सीरम में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आप चेक करवाओगे, ठीक है। आप एक्सरे एब्डोमेन करवाओगे, अल्ट्रासाउंड, सीटी एब्डोमेन, ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रियाटोग्राफी, ठीक है, जिसमें हम सारी जो एंडोस्कोप ही पास करवाते हैं माउथ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट्स जहाँ पर एम्प्टी होती हैं वहाँ तक लेके जाएंगे, और एक्सरे की मदद से विजुलाइज करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं, फिर पैनक्रियाज, गॉल ब्लेडर, बाइल डक्ट, लिवर का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें एक्सरेज भी होती हैं, साथ में यूज़ होती हैं। तो ये सारी पैनक्रियाटिक फंक्शन वाली टेस्ट हो गई, सीरम में और स्टूल में देखे एंजाइम्स, और ये सारी एक्सरे, सीटी, अल्ट्रासाउंड करवाया। अगर ये हमें एबनॉर्मल मिला, ठीक है, पहले तो हमने कहा डी जाइलोज अगर नॉर्मल मिलता है तो म्यूकोजल मसले नहीं हैं, अब पैनक्रियाटिक का मसला है, लेकिन अगर डी जाइलोज ही एबनॉर्मल मिला है तो इसका मतलब है कि म्यूकोजा में कोई इशू है, तो वो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ को सजेस्ट कर रहा है या म्यूकोजा की कोई डिजीज़ सजेस्ट कर रहा है, अगर डी जाइलोज एबनॉर्मल है, ठीक है। डी जाइलोज टेस्ट, तो इस तरह हमारी अप्रोच होती है। पहले हम फीकल वाला टेस्ट करवाते, पहले तो हमने कंफर्म करना है मेल एब्जॉर्प्शन को, फिर हमने कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा पहले फीकल 72 आवर फीकल फैट मेजरमेंट करनी होती है। उसकी बेसिस पे अगर वो हमें एबनॉर्मल मिलता है ना, तो फिर हम डी जाइलोज के पास जाते हैं। डी जाइलोज अगर नॉर्मल आता है तो चले सही है, पता चल गया म्यूकोजा का मसला नहीं है, पैनक्रियाज का मसला है, पैनक्रियाटिक कोई इशू है। अगर डी साइलोस भी एबनॉर्मल आया तो अब म्यूकोजा का मसला है या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का मसला है, तो अब आप बैक्टीरियल ओवरग्रोथ वाले टेस्ट करवाओगे, जैसे हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, कार्बन 14 जाइलोस ब्रेथ टेस्ट, इसमें भी वही प्रिंसिपल होती है कार्बन 14 वाले में कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो जाइलोस को मेटाबोलाइज करेंगे, जाइलोस एक शुगर है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये कार्बन 14 वाला आइसोटोप जो है ये हम कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट के ब्रेथ में टेस्ट करेंगे, हमें पता लगे कि ज़्यादा होगी तो हम कंफर्म कर लेंगे कि बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की वजह से है, पेशेंट को बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ का मसला है, ठीक है। थ्रेशोल्ड से अगर ज़्यादा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है रेडियो लेबल्ड, तो ये भी मतलब बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ को इंडिकेट करिए। एक ये टेस्ट हो गया, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट हो गया, और कल्चर ऑफ जेजिनल एस्पायरेट, जेजिनम से हम एस्पायरेट लेते हैं फिर उसको कल्चर करवाते हैं,
ठीक है, यहाँ पर हमने बैक्टीरियल ओवरग्रोथ वाले टेस्ट देखे। अब जो है म्यूकोजल डिजीज़ के लिए फिर कौन से टेस्ट करेंगे। हमारा जाइलोस टेस्ट एबनॉर्मल आया था ना, तो दो वजूहत थी, या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी या म्यूकोजल डिजीज़। तो म्यूकोजल डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, बायोप्सी के सारे फीचर्स मैंने आपको पहले टेबल में एक्सप्लेन किए। तो बायोप्सी लेंगे, अगर विलाय नॉर्मल आ रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है या पैनक्रियाटिक डिजीज़ है, अगर विलाय नॉर्मल है। ठीक है, या तो पैरासाइटिक या पैनक्रियाटिक। विलाय एबनॉर्मल है तो इनमें से वो एबनॉर्मल विलाय भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो सब टोटल विलस एट्रोफी होगी या पार्शियल विलस एट्रोफी। सब टोटल में एक्चुअली सीलियक डिजीज़ आ जाता है, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, सब टोटल का ये मतलब है कि सिग्निफिकेंट है लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ विलाय नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट लेकिन कम्प्लीटली विलाय लॉस नहीं हुए। लेकिन पार्शियल विलस एट्रोफी का मतलब है सिर्फ माइल्ड शॉर्टनिंग और ब्लंटिंग हुई है विलाय की, और उसमें भी कुछ जो है डिग्री की नॉर्मल स्ट्रक्चर भी बाकी हैं। पार्शियल में ये होता है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल भी बाकी हैं, बस ब्लंटिंग और शॉर्टनिंग हुई है। तो वो किस में होता है, ट्रॉपिकल स्प्रू जियार्डियासिस। ठीक है, इसमें। जबकि सब टोटल में सिग्निफिकेंट लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ विलाय नहीं हुआ। एक और मतलब डिफरेंस में अगर आप अब कहूँ कि सब टोटल विलस एट्रोफी में हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल लॉस ऑफ विलाय हुआ है, जहाँ पे विलाय बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली शॉर्ट भी हो गए हैं, ब्लंट भी हो गए हैं, लेकिन कुछ डिग्री की विलस स्ट्रक्चर अभी भी स्टिल हमें विजिबल है। ठीक है, तो हम उसको सब टोटल विलस एट्रोफी कह रहे हैं। लेकिन पार्शियल विलस एट्रोफी का इंडिकेट करता है माइल्ड फॉर्म ऑफ विलस एट्रोफी, जहाँ पे विलाय शॉर्ट और ब्लंट हुए हैं लेकिन अभी भी उन्होंने अपनी नॉर्मल शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है कंपेयर टू द सब टोटल या टोटल विलस एट्रोफी। यहाँ पर उन्होंने फिर भी मेंटेन करके रखा है शेप और स्ट्रक्चर को। तो सब टोटल की डिजीज़ अलग हैं, सीलियक डिजीज़, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स। डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म मैंने आपको बताया ना कि बम्प्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं इची किस्म के स्किन पर, ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से होता है। ठीक है, उसमें होती है ये मैनिफेस्टेशन है, हम आगे पढ़ेंगे पूरा सीलियक डिजीज़ में। तो उसमें भी ये ऑटो इम्यून ही है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग हो जाती है स्किन की, तो उसमें भी हमें विलाय में सब टोटल विलस एट्रोफी मिलती है। और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी सब टोटल विलस एट्रोफी। पार्शियल जो विलस एट्रोफी है वो ट्रॉपिकल स्प्रू और जार्डियासिस में। दैट्स इट, यहाँ पर ये टॉप। अब जो है क्विकली हम देख लेते हैं डिजीज़ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इरफान मसूद शॉर्ट बुक से। ठीक है, इसमें मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बारे में बता रहा है कि मैल एब्जॉर्प्शन कैरेक्टराइज हुआ है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, इन सब की डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल पिक्चर आपके पास आती है, पेशेंट जो आता है वो क्रोनिक डायरिया की कंप्लेंट से आता है। ठीक है, तो मैल एब्जॉर्प्शन का जो हॉलमार्क है वो है स्टीटोरिया। ठीक है, सबसे पहले ही इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में भी हमने एक तो पहले हम कंफर्म कर रहे थे मैल एब्जॉर्प्शन को, वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे, ब्लड सीपी वगैरह, सीरम कैल्शियम, एल्ब्यूमिन, पीटी, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन फिर हमारा मेन जो हॉलमार्क है स्टीटोरिया, उसके लिए ही हम 72 आवर फीकल फैट मेजरमेंट पहले करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हॉलमार्क ही पहले स्टीटोरिया है। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम सारी जो है विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और जैसे ADE के वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, इन सब की डेफिशिएंसीज़ के साथ प्रेजेंट करता है। तो डेफिशिएंसीज़ होंगी तो फॉलोइंग फीचर्स होते हैं पेशेंट को। विटामिन A की डेफिशिएंसी से उसको नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन होगी, फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस। विटामिन D की डेफिशिएंसी से वो हाइपोकैल्सीमिया या ऑस्टियोपोरोसिस से आएगा। विटामिन K की होगी तो ब्लीडिंग होगी, ईजीली ब्रूजिंग होगी। विटामिन B12 वाला अनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और न्यूरोपैथी के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा टॉपिक मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कंप्लीट हुआ। आगे हम सारी जो डिजीज़ हैं इस